सुबह से शाम तक जूते चाटने वाले सब लोग हैं। अजीब अजीब नाम है। पांडे कहाँ का आदमी है? झारखंड का आदमी नहीं है वो, पॉकेट का यूनियन उसके दलाल, वो जो कहेगा वो कहेंगे। निहायत गिरे हुए दलाल, खटिया लोग। अफसर जावेद का नाम आपने लिया, उसने रिस्क लिया और उसने हमारे पास आके कहा कि सर बहुत हो गया। उसमें महिलाओं को मैंने रोते हुए देखा। उसको इन लोगों ने पुलिस को बुलवा के उसके टेंट में इतना पिटवाया। अब मरवाने में कौन लोग? तो पुलिस को खरीदा टाटा ने। धमका रहे हैं सबको, घर घर जाके धमका रहा है। मतलब पैदाइशी अपराधी हैं ये दोनों, और इस देश को रूल कर रहे हैं। अब इनसे आप उम्मीद करिएगा कि कानून बनाएंगे और अभी भी चल रहा है। को पता है, डीएलसी को पता है, चीफ मिनिस्टर को पता है, सारे पॉलिटिशियन को पता है। सब इतने बेशर्म, गिरे हुए, बिके हुए सब हैं कि कभी पिछले 30-35 सालों में किसी ने इस सवाल को नहीं उठाया। ट्रेड यूनियन की बात क्या करें, वो तो सब सुबह से शाम तक जूते चाटने वाले सब लोग हैं। वो सब आए हैं। देखिए कौन ट्रेड यूनियन लीडर बनता है, वो सबका जरा नाम देख लीजिए। अजीब अजीब नाम है। पांडे कहाँ का आदमी है? झारखंड का आदमी नहीं है वो, ठीक है। गोपेश्वर लाल कायस्थ था वो, कहाँ का आदमी है? पांडे माने ब्राह्मण, गोपेश्वर लाल मतलब कायस्थ। कहाँ का आदमी है? यहाँ का तो आदमी नहीं है। तो आपको मिलेगा नहीं। ये जितने ट्रेड यूनियन लीडर हैं सब झुक के टाटा मोटर्स और टाटा स्टील के जो एमडी हैं उसका पांव छूते हैं। उसके पॉकेट का यूनियन, हाँ, उसके पॉकेट का यूनियन, उसके दलाल, वो जो कहेगा वो करेंगे ये सब। वो कहेगा बैठो तो बैठेगा, वो कहेंगे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। तो ये सारा ट्रेड यूनियन भी डेवलप यहाँ इसी तरीके से हुआ। बाहर के लोग ट्रेड यूनियन लीडर बने, ठीक है ना। यहाँ का आदिवासी लीडरशिप तो है नहीं ट्रेड यूनियन में, सारे के सारे, क्योंकि बाहर के लोग हैं तो इनका ट्रेड यूनियन भी हुआ, वैसे ही हुआ। वैसे बाहर के लोग ही ट्रेड यूनियन के लीडर बने। और ये सारे के सारे निहायत गिरे हुए दलाल, खटिया लोग, है ना। कभी तो 30 साल में पहली बार एक लड़का जिसने लॉ कर लिया था, LLB पास कर लिया था, तो उसने रिस्क लिया। अफसर जावेद का नाम आपने लिया, उसने रिस्क लिया और उसने हमारे पास आके कहा कि सर बहुत हो गया। जिस तरह का एक्सप्लॉयटेशन हम लोगों का है आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये बहुत सारे इंटरव्यू हम देखे हैं। शशि भूषण जी हैं सोशल संवाद वाले, इन्होंने बहुत सारा इंटरव्यू किया था, उसमें बहुत सारे वर्कर्स का था। उसमें महिलाओं को मैंने रोते हुए देखा कि हमारी क्या स्थिति है, उसकी अपनी दुर्दशा बता रहे हैं। 10-12 हज़ार रुपये महीना मिलता है, तो क्या कैसे वो जी रहे हैं पूरा। ये आके बोले कि सर अब नौकरी जाए तो जाए, हम LLB पास कर लिए हैं, स्ट्रगल करेंगे कोर्ट में, जी लेंगे हम, लेकिन इनका बेगारी नहीं करेंगे, इनकी गुलामी नहीं करेंगे। तो ये आके हमको इन्होंने कहा कि देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट में 52 लोग गए थे, वहाँ के पुणे प्लांट के वर्कर्स, और उनका भी हम ही लोगों के जैसा केस है। 240 दिन का पहला ही साल में कंप्लीट हो गया, 230 दिन कंप्लीट हो गया, हटा दिया। हटा के अगले साल फिर उसी परमानेंट नेचर ऑफ जॉब में लेके आए, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। अगर आप 230 दिन में भी हटाइएगा, 200 दिन में भी हटाइएगा, और फिर वापस अगले साल उनको ले आके उसी परमानेंट नेचर ऑफ जॉब में रखिएगा, तो आपको तुरंत परमानेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यही इस देश का कानून है। तो इन्होंने कहा कि भाई ये सारे लोग गए थे वहाँ से, और बॉम्बे हाई कोर्ट में टाटा मोटर्स हार गई। 52 लोगों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिस्टोर किया और कहा कि इनको स्थायी करिए। इनको जिस ग्रेड के लायक थे जब ये आए थे आपके पास, या जिस ग्रेड में आपके परमानेंट एम्प्लॉई हैं, उसी ग्रेड में आप इनको स्थायी करिए और इनको बैक वेजेस दीजिए। मतलब जिस दिन इनको 230 दिन 220 दिन इनका कंप्लीट हुआ और अगले साल आपने इनको उसी परमानेंट नेचर ऑफ जॉब में आप इंगेज किए, इसका मतलब है कि ये परमानेंट उसी दिन हो गए। दोबारा जब आए तो ये परमानेंट हो गए, भले आप 220 दिन में हटा दिए या 230 दिन में हटाए, परमानेंट नेचर जॉब था ना। आप हटाए इसीलिए कि वो आप 240 दिन पूरा नहीं करें ताकि आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकें, तो आप ये बैक वेज दे दीजिए। अभी ये ऑर्डर हमारे पास था, हम कोर्ट में जाके बोले इनके तरफ से कि हमारा जो केस है वो आइडेंटिकल है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके खिलाफ टाटा मोटर्स गई, सुप्रीम कोर्ट हार गई। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हमने कहा कि जो टाटा मोटर्स पुणे प्लांट में हो रहा था धंधा, वो धंधा टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट में हो रहा है, और ये दशकों से हो रहा है, 3 दशक से ज़्यादा हो गया। तो हमारा सेम केस है। हमने डीएलसी को कहा था कि तुम हमको परमानेंट करवाओ और हमको बैक वेजेस दिलो, और डीएलसी ने कुछ किया नहीं, तो आप डीएलसी को डायरेक्शन दे दें। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमको कहा कि देखिए आपका जो केस है वो थोड़ा डिफरेंट लगता है हमको। क्या डिफरेंट लगता है? तो उसको समझाया उन्होंने, ऑनरेबल जस्टिस ने, कि देखिए वहाँ जो पुणे प्लांट वाले लोग थे वो गए पहले डीएलसी के पास, डीएलसी ने मतलब गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज किया, तो मैटर फिर गया लेबर कोर्ट में, लेबर कोर्ट से फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में हार गई टाटा मोटर्स, हाई कोर्ट से के खिलाफ ऑर्डर के खिलाफ टाटा मोटर्स गई सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी हार गई वो। तो लेकिन हमारे पास
आपका मैटर जो है वो पुणे प्लांट के जैसा ही मैटर, आइडेंटिकल मैटर है, इसका फैक्ट नहीं है। फैक्ट क्यों नहीं है कि डीएलसी ने इसका जो आवेदन था उस पर फैसला नहीं किया था। हाँ, अगर वो फैसला किया रहता, जो बाद में किया दूसरा डीएलसी जो आया, तो पहले डीएलसी ने, क्योंकि उनको तो कमाने आए हैं ना यहाँ पे, अवैध पैसा कमाने आए हैं, सरकारी पैसा नहीं कमाने आए हैं। सरकारी पैसा तो किसी गांव में भी वो रहेंगे तो उतना ही पैसा उनको वेतन मिल जाएगा, क्योंकि वो पब्लिक का पैसा है। यहाँ अवैध पैसा कमाने आए हैं डीएलसी रेलसी सब जो है, ये सब अवैध पैसा इनको कमाते हैं और तो कुछ दूसरा करते नहीं हैं। तो उसने ऑर्डर नहीं किया, तो फिर कोर्ट ने कहा कि इनके मामले में डीएलसी को कहा कि आपने ये फैसला नहीं किया है, ये मैटर आपके पास पेंडिंग है, आप इस पर फैसला कर दीजिए। तो फैसला क्या करना था? फैसला ये करना था कि अफसर जावेद अगर 240 दिन कंप्लीट कर लिए या नहीं भी किए, पहला साल में मान लीजिए कि 230 दिन काम किए, लेकिन अगले साल अगर इनको स्थायी नेचर ऑफ जॉब, परमानेंट नेचर ऑफ जॉब में अगर इनको फिर से इंगेज किया गया अगले साल, तो इनको माना जाएगा कि ये परमानेंट होने की योग्यता इनकी हो गई, क्वालिफाइड हो गए, तो इनको परमानेंट किया जाए, इसको चेक कर लिया जाए। अगर ये आइडेंटिकल केस है पुणे प्लांट जैसा, तो इनको स्थायी किया जाए और इनको बैक वेजेस दिलवाया जाए। डीएलसी ने ऐसा किया नहीं। डीएलसी ने एग्जामिन किया तो उसको मिल गया कि टाटा मोटर्स 30 साल से या 30 साल से ज़्यादा समय से वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कर रही है, ये मिल गया उसको। मिल गया तो उसने चिट्ठी लिखा कि हमको पता चला है कि 2700 लोग आपके यहाँ जो है अस्थायी मजदूर हैं, इनको परमानेंट कब कीजिएगा और कैसे कीजिएगा, उसकी हमको योजना बताइए। इसका मतलब ये हुआ सीधे सीधी कि उसको अनफेयर लेबर प्रैक्टिस मिला टाटा मोटर्स में, और उसने उसको चिट्ठी लिख के कहा कि 2700 लोगों को कैसे आप परमानेंट कीजिएगा। बैक वेजेस नहीं लिखा उसमें, चालाकी किया। अच्छा। बैक वेजेस नहीं लिखा, उसने लिखा कि आप इसको परमानेंट कैसे, हालांकि परमानेंट करने का मतलब ही बैक वेज देना होता है, तो इनहेरेंट बात है। तो उसने चिट्ठी दे दी, चिट्ठी सही थी। अब 3 महीने के अंदर में टाटा मोटर्स को आइडियली उस चिट्ठी के जाने के बाद इन 2700 लोगों को परमानेंट करना था और इनको बैक वेजेस देना था। सिंपल, उस चिट्ठी का इतना ही मतलब है। लेकिन उसके बाद एलसी महोदय जो हैं उनकी एंट्री होती है। अब एलसी जो कहेगा वही ना डीएलसी मानेगा, डीएलसी जो कहेगा उसका नीचे का इंस्पेक्टर मानेगा, और एलसी जो कहेगा डीएलसी मानेगा। और इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें बीजेपी वाले इन्वॉल्व हैं इस धंधे में, इसमें जेएमएम वाले इन्वॉल्व थे, इसमें कांग्रेस वाले इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है। एक भी पार्टी ने कहा कि गलत कर रही थी टाटा मोटर्स में आज तक सबको मालूम है। और अभी एलसी ने जो इनके साथ गैर कानूनी समझौता किया, उसमें किसी ने कहा कि गलत हुआ। कोई गया वहां पे, एक तो धरना देने गया, कोई कांग्रेसी, कोई बीजेपी वाला, कोई जेएमएम वाला, ये सबको मिलना चाहिए वोट। बताइए क्या लेबर जो इंडस्ट्रियल टाउन है, जो यहाँ लेबर है, उसका खुलेआम एक्सप्लॉयटेशन होता है और इनका एजेंडा नहीं है ये। इन सबको तो मार के भगाना चाहिए राजनीति से, ये सबको क्या नाम है, ये सबको दफन कर देना चाहिए। राजनीति में इनको दिखना नहीं चाहिए, इन सबको, जेएमएम, बीजेपी और कांग्रेस वाले को। खैर, तो ये क्या कि अब टाटा मोटर्स का रिप्रेजेंटेशन हुआ, टाटा वाले फिर गए डीएलसी के पास, तो डीएलसी ने कहा कि ठीक है, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो आप कम से कम 900 लोगों को दे दीजिए। हाईकोर्ट में तो बताना पड़ेगा कुछ ना कि हम क्या किए, तो 900 लोगों को परमानेंट कर दीजिए। अब चालाकी देखिए, उसी ग्रेड में परमानेंट करेगी टाटा मोटर्स जिस ग्रेड में वो लोग काम करते। ग्रेड और रेड कुछ नहीं, वो अस्थाई मजदूर को जो वेतन वो दे रहा था, उसी वेतन को एक ग्रेड बना दिया और कहा कि इसी ग्रेड में टाटा मोटर्स के जो अस्थाई कर्मचारी है उनको हम परमानेंट करेंगे, और बैक वेजेस की बात नहीं। तो एलसी और डीएलसी मिलकर बैक वेजेस की बात खा गया। जिस ग्रेड में इनको परमानेंट करना था, मतलब जैसे जिस नेचर का जॉब है परमानेंट नेचर, उसमें जो परमानेंट वर्कर्स हैं वो जिस ग्रेड में, उसी ग्रेड में इनको जाना है, और उसी ग्रेड का पैसा जो है कैलकुलेट करके इनको बैक वेजेस देना है। ये दोनों चीज़ खा गया डीएलसी और एलसी मिलके, समझ गए, टाटा से पैसे लेके, और उसने एक समझौता कर लिया 900 लोगों को। अब एक आदमी ने पूछा भी कि अच्छा 900 लोगों को आप क्या नाम है परमानेंट करेंगे, बाकी 1800 को क्या करेंगे, कब करेंगे? कि 900 लोगों को कर दीजिए ताकि हमको हाई कोर्ट में बोलने का एक आधार हो जाए कि देखिए आपने कहा था 900 लोगों को हमने कर दिया। तो लेकिन हाई कोर्ट ने तो तुमको 900 लोगों को परमानेंट करने के लिए नहीं बोला, ये तो तुम्हारा पहले ही से काम था कानूनी तौर पे। टाटा मोटर्स में पिछले 3 दशकों से ज़्यादा समय से अस्थायी मजदूर काम कर रहे हैं, बाई 6 बाई 9 पता नहीं क्या क्या है उसके यहाँ तरीका बोलने का अस्थायी मजदूरों के लिए। तो जब काम कर रही तो तुम्हारा काम था इसको स्थायी करना, जो तुमने पिछले 3 दशकों से नहीं किया था। लेकिन अभी जो हाई कोर्ट ने तुमको कहा, उसने नहीं कहा कि तुम उसको, क्योंकि हाई कोर्ट को पता नहीं था, हाई कोर्ट को ये नहीं पता था कि 2700 लोगों का एक पूल है जो स्थायी मजदूर हैं, जो सालों से काम कर रहे हैं, परमानेंट नेचर ऑफ जॉब है, 220 दिन 230 दिन की का जो एक क्या नाम क्राइटेरिया है वो ऑलरेडी ये फुलफिल कर चुके हैं। ये हाई कोर्ट के पास ये मैटर नहीं था।
हाई कोर्ट के पास केवल अफसर जावेद का मैटर था कि अफसर जावेद 240 दिन कंप्लीट कर लिए और एक परमानेंट नेचर ऑफ जॉब में हैं थे, तो इनको परमानेंट क्यों नहीं किया गया, और अगर परमानेंट करने की योग्यता इनकी हो गई है तो इनको परमानेंट कीजिए और बैक वेजेस दे दीजिए। इतना ही बात था। अब इसको अगर कर देता डीएलसी, अगर कह देता टाटा मोटर्स को कि भाई इसको कहा गया है कि आपको परमानेंट करना है और ये हमने पाया है कि इनके खिलाफ आपने अनफेयर लेबर प्रैक्टिस किया है, तो आप इनको परमानेंट कीजिए और बैक वेजेस दीजिए, अगर कह देता तो बाकी लोग तुरंत हाई कोर्ट चले जाते। नहीं, 2700 लोग चल जाते हाई कोर्ट कि माय लॉर्ड हमारा भी तो सेम केस है, तो हमको भी परमानेंट किया जाए, आप कहिए डीएलसी को करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये उसने नहीं किया। उसने क्या किया कि डीएलसी के साथ मिलकर या एलसी के साथ मिलकर, या एलसी ने किया होगा, इसको कहा होगा कि तुमको ये करना है, तो फिर ये लोग मिलकर टाटा मोटर के साथ एक गैर कानूनी एक समझौता कर लिए कि 900 लोगों को उसी ग्रेड में उसी पैसे में आप परमानेंट कर दीजिए, कोई बैक वेज देने की जरूरत नहीं है, और 1800 लोगों को आप उसी तरीके से अभी चलाते रहिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट। सो दिस इज कम्प्लीटली क्या उसको कहते हैं, मतलब आप मतलब कोई भी अच्छी भाषा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इन लोगों के लिए। मतलब ये लेबर लॉ को इस तरीके से ये डीएलसी एलसी मिल के उसको उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं, अवैध पैसा लेते हैं इन बड़े इंडस्ट्रीज से, और उसके बाद मजदूरों का सालों से कई दशकों से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जमशेदपुर में तो हम लोग कम से कम टाटा मोटर्स और टाटा स्टील का हमको खुद देखते हुए करीब 40 साल हो गया। तो यहाँ कुछ करने से तुरंत सस्पेंड करो। हाँ, तुरंत बर्खास्त करो। आपको याद होगा वो जो अरूप क्या था वो, अरूप चैटर्जी, अरूप मजुमदार, सॉरी अरूप मजुमदार एक लीडर था, उस समय हम लोग स्टूडेंट थे, या शायद मेरा बीएससी कंप्लीट हो गया था जब उसने स्ट्राइक करवाया था अस्थायी मजदूरों का, और सारे के सारे अस्थायी मजदूर उसके साथ चले गए थे। उसको इन लोगों ने पुलिस को बुलवा के उसके टेंट में इतना पिटवाया। ये एकासी की बात कर रहे हैं आप क्या? हाँ, करीब। उसको पुलिस की मदद से, सोचिए पुलिस क्या करती है, पुलिस की मदद से इन लोगों ने इतना मरवाया था, उसको इतना पिटवाया था कि वो मरनासन हो गया था। अच्छा। और अल्टीमेटली वो शहर छोड़ के चला गया। अभी कलकत्ते में रहता है, एक बार मिलने आया था, हमारा ऑफिस बालीगंज में था, तो हमसे मिलने आया था वहाँ। तो उसको किसी ने बोला कि हम जमशेदपुर के हैं, तो चला आया ऐसे ही। तो तब हम उसको बताया कि हम जानते हैं तुमको और ये सारा कुछ हमने देखा है। तब उसने हमको बताया कि मेरी स्थिति ये हो गई थी कि हम जिंदा नहीं बचते, तो हमको फिर जमशेदपुर वापस जाने का तो कोई स्कोप ही नहीं था। अब मरवाने में कौन लोग, तो पुलिस को खरीदा टाटा ने, और सारा जो उसका ट्रेड यूनियन था, गिरे हुए लोगों का, घटिया लोगों का जो गैंग है दलालों का, इन लोगों ने उसको पिटवाया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही चल रहा है। वो उस पिटाई के बाद से फिर जो अस्थायी मजदूर इतना डर गए। एक तो जॉब का सवाल, 10,000 रुपया 12,000 रुपया का भी जॉब, अब तो वो चला जाएगा, फिर उनको कोई दूसरा जॉब ढूंढना पड़ेगा। एक तो वो खाने के लिए मोहताज है अभी लोग, करेक्ट, क्योंकि गाँव में कुछ नहीं है ना, इसलिए मजबूरी में करना है। पर कटा क्या नाम है, पक्षी की तरह, पक्षी हैं ये लोग। गाँव में भी कुछ नहीं है, और यहाँ में 10-12 हज़ार रुपये का जो जॉब है, जो बेगारी है, अगर वो भी छूट जाए तो क्या होगा। और उसके बाद इतनी पिटाई हुई थी अरूप मजुमदार की कि क्या नाम है उसका, एक फियर साइकोसिस जो है सबके मन में गया। तो उसके बाद सोचिए कि ये फिर लड़ाई नहीं हुई। ये लड़का जो है अफसर जावेद, वो आया, उसने लीगल लड़ाई लड़ी। अच्छा, ठीक है ना। आंदोलन नहीं हुआ, फिर कोई ट्रेड यूनियन नहीं बना इनका, लोग स्ट्राइक पे नहीं निकले, दबाव नहीं पैदा कर सके। एक लड़का जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के 52 लोगों ने हिम्मत की और एक आदेश लेके आए बॉम्बे हाई कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट में जाके जीते। और उसी के तर्ज पर एक लड़का जमशेदपुर के प्लांट से निकल के आया और रांची हाई कोर्ट गया, और उस लीगल लड़ाई में इन सबको फ़ायदा हुआ। अब कम से कम इतना तो हो गया ना कि आपने एक पहली जो चिट्ठी लिखी 2700 लोगों को कि आपको, आप बताइए कि कब परमानेंट करिएगा। ये जो चिट्ठी चली गई उसके पास, टाटा मोटर के पास, ये फाइनल चिट्ठी है, इसमें और कुछ हो नहीं सकता। टाटा मोटर्स को दिस वे और दैट वे उनको 2700 लोगों को परमानेंट करना पड़ेगा, और उनको उनके एक्चुअल ग्रेड में, जिस ग्रेड में उनको परमानेंट होना चाहिए था 240 दिन कंप्लीट करने के बाद, उस ग्रेड का सारा वेतनमान कैलकुलेट करके बैक वेजेस भी देना है। और अभी से, जब से ऑनरेबल हाई कोर्ट का अगर ये नहीं कराएंगे से होती है नहीं, जैसे कि अफसर जावेद ने कहा कि अगर इस नियम अगर नहीं फॉलो करता है तो हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जाएगा। अफसर जावेद भी जाएगा और लोग भी जाएंगे। अब तो बहुत लोगों को उसने चिट्ठियां दी। एक तो ये लोग इनको ये आज तक कभी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया, और वर्क्स स्टैंडिंग ऑर्डर का रेफरेंस देके कहता है कि आप टाटा मैंने क्या नाम है कंपनी के खिलाफ काम कर रहे हैं। अरे वो तुम कंपनी का है, वो है तो उसको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दिया?
तुम्हारी कंपनी का है, चित्र भी मेरा, पट भी मेरा। हाँ, विचित्र है कि और वो जो वर्क्स स्टैंडिंग ऑर्डर है वो परमानेंट मजदूरों के लिए है, वो दलालों के लिए है जो ट्रेड यूनियन वाले हैं। उसकी एक धारा का रेफरेंस देके धमका रहे हैं सबको, घर घर जाके धमका रहा है। बोले ये हालत हो गया है घर में बैठा घर घर जाके धमका रहा है कि नौकरी नहीं मिलेगा, आगे से आपके बच्चों को नहीं मिलेगा। जैसे सबके बच्चे जो हैं वो बस पैदा ही होने वाले हैं आगे, मैंने फ्यूचर में भी पैदा होने वाले हैं टाटा मोटर्स में काम करने को। इसकी ऑडेसिटी देखिए टाटा वालों की, मैंने गंदगी और अनैतिकता का तो मतलब एपिटमी है। मतलब सर ये जो पार्ट 4 है और ये जो स्टेट पॉलिसी है गवर्नमेंट का, ये तो सरकार या कोई भी किसी के लिए बाध्यकारी नहीं है जी। तो इस तरह का अगर कुछ है जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं जिसका कि उल्लंघन हो रहा है जी, तो उसको कैसे ये किया जा सकता है कि इसका फंडामेंटल राइट्स में ला करके लोगों के पर या इस तरह जो लोग करते हैं उसको बाध्य किया जाए कि भाई इस कानून को आपको लागू करना है, नहीं तो मनमर्जी करेंगे। जैसे आप बताएं कि पूरे देश का जो है पूरा आर्थिक संपदा जो 1% आदमी के पास जो है 50% से ज़्यादा है, बाकी लोग जो ऐसे हैं, इस तरह का जो ये खाई पैदा हो रहा है तो देश के लिए कतई भी जो है ठीक नहीं है। आने वाले दिन में जो है देश में काफ़ी जो इसके चलते जो है संघर्ष हो सकता है, लोगों में जो खाई पैदा होगा, असमानता पैदा होगी। नहीं, असमानता ऑलरेडी हो गई है। देखिए 200 लोगों के पास 200 लोगों के पास हिंदुस्तान का 50% जो वेल्थ है वो केवल 200 लोगों के पास है। मैंने उसके पास पॉकेट में पहुंच गया। और बाकी समझिए कि बाकी जो 50% वेल्थ है उसमें 140 करोड़ लोग आ रहे हैं, जिसमें हमारे आप जैसे भी लोग हैं। लेकिन 50% जो वेल्थ है वो केवल इस देश के 200 लोगों के पास है, जिसमें अडानी अंबानी और टाटा और ये सब नाम है, केवल 200 लोगों के पास। मतलब 50% इस देश की संपदा, इस देश की जो संपत्ति है, धन जो है वो केवल 200 लोग लूट के बैठे हुए हैं। तो लूट के बैठे हुए हैं तो आर्टिकल 39B(c) का वायलेशन है ना, घोर वायलेशन है, और ये वायलेशन चलता आ रहा है। लेकिन ये जो आपने सवाल पूछा ना कि इसको कहते हैं कि जस्टिसिएबल नहीं है, ये मैंने एक नेगेटिव तरीका है इसको देखने का, कि हम कहें कि पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 जो है वो जस्टिसिएबल है। नहीं, मेरा वो कहने का हम आपकी ही बात का जवाब दे रहे हैं। और पार्ट 4 जो है जस्टिसिएबल नहीं है ना। ये इस तरीके से हम बता रहे हैं आपको, इस तरीके से देखने से कंफ्यूजन होता है, इस तरीके से इसको देखना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट ग्रांट करता है। मैंने वो कहता है कि आप कोई कानून ऐसा नहीं बनाएंगे, मैंने स्टेट को, जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे, या आप कोई काम ऐसा नहीं करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, या पुलिस कोई किसी को, जैसे आर्बिट्ररी अरेस्ट का मैटर है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मैटर, मतलब आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। मतलब ये एक नेगेटिव सेंस में ये राइट है। किसके लिए नेगेटिव है? स्टेट के लिए। स्टेट को कहा गया कि तुम ये नहीं करोगे, तुम कानून ऐसा नहीं बनाओगे, तुम किसी को जबरदस्ती उठा के थाने नहीं ले जाओगे, तुम किसी का एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं करोगे, तुम किसी को हाथकड़ी नहीं लगाओगे। ये नेगेटिव राइट्स हैं। ये क्यों? एकदम ये प्रोहिबिशन है कि आप नहीं करोगे। किसको कह रहा है संविधान? स्टेट को कह रहा है कि आप ये काम नहीं करोगे। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट क्या है? इट इज फंडामेंटल इन गवर्नेंस। फंडामेंटल राइट के तहत कोई कानून नहीं बनता है। कोई कानून, सुन लीजिए, कानून कोई ऐसा नहीं बनना चाहिए जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। कानून बनता है जो ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको अचीव करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऑब्जेक्टिव है जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए हम कानून बनाते हैं। तो कानून जो बनता है पॉजिटिव, वो बनता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट के तहत, कि आप जो कानून बनाएंगे उसमें आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मैंडेटरीली फॉलो करेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में अब कह दिया है कि बोथ आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जस्टिसिएबल है और ये नहीं जस्टिसिएबल है। बोथ आर फंडामेंटल, आपको दोनों को कंप्लाई करना है। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भारत की जो इकोनॉमिक व्यवस्था जो चली है इतने सालों में, 70-75 साल जो भी हुआ है, वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39B और C के खिलाफ चली है। ये तो कहने की जरूरत नहीं है। तभी तो ये हालत है कि 200 लोगों के पास इस पूरे देश का 50% से ज़्यादा धन है और बाकी 140 लोगों के पास मात्र रिमेनिंग 50% है
है ना। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो सिस्टम चल रहा है हिंदुस्तान में, इसको बदलने की ज़रूरत है। बहुत सारे कानून जो हैं वो प्रमोट करते हैं जो एकदम अगेंस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ जो स्टेट है उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। तो वो सारे कानून, और जिस तरीके से सरकार जो है ऑक्शन कर दे रही है, कोई भी चीज़ उठा के अडानी को दे दो, कोई भी चीज़ उठा के टाटा को दे दो। जैसे टाटा ने अभी 1500 रुपया दिया, 15,000 करोड़ रुपया दिया इसको नरेंद्र मोदी को उसके पर्सनल फंड में, तो उसको 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मिल गया। तो ये धंधा है। अंबानी रिश्वत देगा रूलिंग पार्टी को, तो वो कोई भी मिनरल समुद्र के किनारे का कोई जहाँ पे एक्सप्लोर करेगी इंडिया, पैसा लगेगा हिंदुस्तान का, एक्सप्लोर हुआ तो वहाँ, और उसको वहाँ से तेल निकालने का राइट दे दिया इसको अंबानी को। उसी तरीके से अडानी को जमीन दे देगा, तेल का, मिनरल्स का, माइंस, सारा कुछ इनको ये पैसा देते हैं और इनको मिल जाता है। और गिने चुने हैं, कंपटीशन होने का कोई सवाल ही नहीं है। गिने चुने 8-10 ही लोग तो हैं, वेदांता वदंता को ऐड कर लीजिए तो 8-10 लोग हैं जिनके बीच में कंपटीशन थोड़ी है। ये तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड एकदम तय है कि आप पैसा दीजिए और इस देश की संपत्ति उठा के आप ले जाइए, हम आपको कर देते हैं। तो ये दोनों बात है कि एक पार्लियामेंट जो कानून बनाई है, बहुत सारे कानून जो हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के खिलाफ हैं, बिल्कुल संविधान के ऑब्जेक्ट के खिलाफ है, तो उन कानूनों को हटाना है। दूसरा, पार्लियामेंट के पास इतना पावर क्यों है? एक प्रधानमंत्री को इतना पावर है कि जो मर्जी वही करता है, मतलब एकदम राजा की तरह एक्ट करता है। तो डेमोक्रेसी का क्या फायदा है? जैसे अब ईडी के द्वारा जो करवाए जा रहे हैं, वो जो नरेंद्र मोदी कहता है वो करते हैं। मैंने नरेंद्र मोदी इस देश का राजा हो गया, डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी। जनता को देखना है और जनता ही को ना तय करना डिसाइड करना है कि आने वाले दिन में जनता अगर सरकार बदलेगी, अच्छे लोगों को सरकार में ले आएगी, तो ये सारे गैर वाजिब कानून हटेंगे और कोई राजा नहीं बनेगा इस देश का, है ना। जो आज नरेंद्र मोदी बन गया है वो निहायत ही एक क्रिमिनल है बेसिकली, वो और अमित शाह। तो बुनियादी तौर पर जिसको कहते हैं कॉन्जेनिटल क्रिमिनल्स, मतलब पैदाइशी अपराधी हैं ये दोनों, और इस देश को रूल कर रहे हैं। अब इनसे आप उम्मीद करिएगा कि कानून बनाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, तो आपकी बेवकूफ़ी है। तो जनता ही को डिसाइड करना है, हम लोग तो देख रहे हैं दर्शक के रूप में। अब जनता मंदिर मस्जिद से ऊपर उठे तो कुछ करे, सवाल तो यह है।